स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वोच्च क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने पूरे जी जान से अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार हमें क्लियर करना ही करना है। तो आज हम लेके आए हैं वन शॉट न्यूक्लियाई का, ठीक है। तो इसमें हम पूरी यूनिट को कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको ज़्यादा अच्छे से करेंगे, लेकिन टॉपिक सारे कवर करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक अगर लास्ट ईयर में आए हुए हैं तो बाकी स्किप करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम 1 to 1 सारे टॉपिक करेंगे और एक ही क्लास में करेंगे। तो इसीलिए स्टार्टिंग से एंड तक इस लेक्चर को ज़रूर देखना। लेक्चर देखने से पहले अपने कॉपी पेन साथ में होने चाहिए। तो देखते हैं कि न्यूक्लियाई होता क्या है। न्यूक्लियाई एटम की यूनिट में आपने एटम के बारे में पढ़ा था, लेकिन एटम के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है स्फेरिकल, जहाँ पे पूरे एटम का मास होल क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। क्या होता है? कंसंट्रेटेड। सबको पता होना चाहिए भाई, पूरे 9th से 12th तक एक एटम ही है जो आपके सिलेबस में रहता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कंफर्म है ये। तो अब जो ये यहाँ पे ये है हमारा एटम है, तो यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को ही आज स्टडी करना है कि इस न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। अनस्टेबल होता है तो फिजन होता है, फ्यूज़न होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है, तो हाफ लाइफ क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है। बेसिक चीज़ फास्ट करेंगे तो डोंट वरी। तो ये क्या है? एटम का स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस, ये हमारा क्या है? एटम का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको मास भी पता है इनके और चार्ज भी पता है। इसका मास कितना होता है? 9.1 10⁻³ kg। इसका मास कितना होता है? 1.67 10⁻27 kg। और इनका भी लगभग प्रोटॉन के इक्वल ही होता है। तो इनको इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ठीक है। इतना आपको कंफर्म है। एक चीज़ है यहाँ पे कि आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आई थिंक आपने केमिस्ट्री में कवर किया होगा इन सबको। तो आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट मास नंबर होगा। कंफ्यूजन मत करना, आइसोटोप्स में क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो हम हाइड्रोजन का ले लेते हैं H1 H2 H3, ठीक है। ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो ये हमारे पास आइसोटोप होते हैं। आइसोबार्स की बात कर लेते हैं। आइसोबार्स कौन से होते हैं? जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। एटॉमिक नंबर डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? हीलियम का जैसे हमारे पास जो सोडियम होता है 1123 पे होता है, लेकिन कई बार जैसे मैग्नीशियम है, इसका 12 का भी हमारे पास 23 हो जाता है आइसोटोप में। तो ये हमारे पास क्या आएंगे? आइसोबार्स। एक थर्ड टर्म और होती है हमारे पास, आइसोटोन्स। क्या होते हैं? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। और पूरी जो हमारी न्यूक्लियस है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, इसका शेप कैसी होती है? स्फेरिकल है। देख के कन्फर्म हो रहा है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? ये ध्यान रखना भाई, डेंसिटी बहुत बार पूछी जाती है। और डेंसिटी कितने ऑर्डर की होती है? 10⁻17 kg/m³। यूनिट ध्यान रखना, kg/m³ में है। 10⁻17, अगर 10⁻17 को देखो तो कितनी बड़ी यूनिट है। तो केजी में यूज़ ना करके हम इसकी जो यूनिट है वो यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। किस में यूज़ करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में, जिसको हम लिखते हैं 931 मेगावोल्ट पर C², ठीक है।
91, 931.5 भी आपको मिल सकता है। जनरली अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप ये यूज़ करना, क्योंकि पॉइंट के चक्कर में मल्टीप्लाई गलत हो जाती है। फिर 931.5 मेगावोल्ट पर सी स्क्वायर। तो जब भी आपका यूनिट कन्वर्जन हो, इसको ध्यान रखना है बिल्कुल माइंड में, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है, अगर इसको हम किस में लिखते हैं केजी के अंदर, तो 1.66 10⁻⁻27 केजी में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक यू को प्रोटॉन का मास ही बोला जाता है, ठीक है। और एक चीज़ ये साथ साथ नोट कर लेना भाई, क्योंकि बार बार बाद में कंफ्यूजन होती है जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो यूनिट कन्वर्जन ही मेन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब केजी में हमने कर ली, अब जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो यू में कितना होता है, ताकि हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकें, 0.0005, ठीक है। किस में होता है ये, यू में, सॉरी यू में। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665, ठीक है, ये हमारे न्यूट्रॉन का होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब इनको यूनिट्स को एक टेबल बना के लिख लो कि यूनिट कन्वर्जन ऐसा आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट यू में बहुत कम पूछते हैं, उनका क्वेश्चन हमेशा मेगावोल्ट में होता है। और ये इसीलिए है कि जब आप फिजन फ्यूज़न में क्या करोगे, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालोगे तो यू में यूज़ करोगे, उसके लिए आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये छोटे बच्चों वाली काम नहीं है कि आपको वो हर चीज़ लिख के देगा। नेक्स्ट हम करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरिकल। सब बच्चों के माइंड में हो गया अब तो ये स्फेरिकल। स्फेरिकल है तो रेडियस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो रेडियस कितनी होती है इसकी, r इज इक्वल टू r नोट a की पावर 1/3। काम खत्म हो गया साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस में क्या है, कुछ नहीं है, वॉल्यूम कर लो, 4/3 पाई r क्यूब। r की जगह ये वैल्यू रख दो, r नोट का क्यूब a, ठीक है। तो वॉल्यूम हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, एटॉमिक मास के। उसके बाद जो हमारी r नोट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.52 to 1.5 फर्मी मीटर, ठीक है। आपको बुक में मैक्सिमम 1.5 ही लिखा मिलेगा, लेकिन आपको रेंज याद करनी है, वो आपको कोई भी दे सकता है, कुछ नहीं देता तो 1.5 यूज़ करो। तो ये हमारी r नोट की वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एटॉमिक मास पता है तो क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। अगर एक एलिमेंट के दी और दूसरे के साथ कंपेयर करके इसका मास निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था साइज ऑफ न्यूक्लियस। सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद करना है, कुछ नहीं करना, बस काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं मास डिफेक्ट, जिसका पूरा का पूरा खेल है न्यूक्लियस में। वो क्या है हमारा मास डिफेक्ट, कि हमारे पास जो न्यूक्लियस बन रहा है वो न्यूक्लियंस से बन रहा है। अब न्यूक्लियंस क्या होते हैं, न्यूक्लियंस होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो न्यूक्लियस होते हैं, जब हम उनका मास प्लस करते हैं और एक हमारा जो एलिमेंट का मास होता है, वो दोनों डिफर होते हैं। और मास ऑफ अ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसीलिए जो ये एक्सेस ऑफ मास है, ये किसके टर्म में आएगा हमारे पास, मास डिफेक्ट के टर्म में। मास डिफेक्ट के टर्म में ये नहीं है कि जितना मास बचा उसका टुकड़ा बाहर आ गया, ठीक है। तो ये जोक नहीं है, सच में ऐसा कुछ सोचते हैं कि मास का डिफेक्ट है भाई, इतना सारा मास बाहर आ गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो मास वहाँ पे होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, एनर्जी में। आइंस्टाइन की इक्वेशन आपको याद होगी, उन्होंने क्या कहा था कि जो एनर्जी और मास हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, और एनर्जी जो हमारी होती है वो होती है डेल्टा mc स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा mc स्क्वायर, जो डेल्टा m है वो हमारा ये मास डिफेक्ट ही है, जो कि चेंज होके हमें किस फॉर्म में मिलेगा, एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी की फॉर्म, और ये यहाँ पे आ गया हमारा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को निकालते कैसे हैं,
सबसे पहले मास लिखो किसका, प्रोटॉन का, जेड उसका क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मल्टीप्लाई में मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस में नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने बच गए, ए माइनस में जेड, मल्टीप्लाई में मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस में क्या करना है, एम जेड ए, बस काम खत्म। क्या हो गया यहाँ पे, ये प्रोटॉन का है, ये न्यूट्रॉन का है, ये न्यूक्लियस का है, क्योंकि न्यूक्लियस का कम होता है इसलिए माइनस कर दिया। यहाँ पे हमारा जो डेल्टा एम आएगा यही हमारा क्या है, मास डिफेक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, मास डिफेक्ट को जब भी आपको क्वेश्चन निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का निकाल के प्लस करो, माइनस कर दो न्यूक्लियस का, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मास डिफेक्ट। उसके बाद आती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग से इसका कभी भी ये मतलब मत समझना कि हमारे पास उसको बाइंड करने के लिए चीज़ यूज़ की हुई है। मान लिया कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसे ये कोई बॉल है, ठीक है, हमें क्या किया कि उसके ऊपर कोई पार्टिकल लगाना है या फिर दूसरी बॉल उसके ऊपर चिपकानी है, तो हमने किसका यूज़ किया, फेविकोल का यूज़ किया। जब उसको उतारोगे तब भी उसका क्या करना पड़ेगा, फिर से उसका हटाना पड़ेगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि न्यूक्लियॉन्स जिस एनर्जी से वहाँ पे बाइंड है उनको वहाँ से रिमूव करवाने के लिए भी उतनी एनर्जी चाहिएगी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि एक न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी हमें वहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो वो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती है। और जैसे ही क्या होंगे, न्यूक्लियॉन्स बाहर निकलेंगे तो सेपरेट हो जाएंगे, उनका मास क्या होगा, अब अलग अलग होगा, तो स्मॉलर मास के होंगे। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आती कहाँ से है, ये आती है आपकी मास डिफेक्ट से, कि मास का जो डिफेक्ट है उतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करवानी होती है न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे एनर्जी कैसे निकालोगे, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, सिर्फ क्या करो, मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई कर दो सी स्क्वायर से, कुछ नहीं करना, जो लास्ट स्लाइड में फॉर्मूला किया है वही यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए बोले, पर न्यूक्लियन के लिए क्या करना होता है, एटॉमिक मास से डिवाइड। तो यहाँ पे क्या करोगे, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड में एटॉमिक मास, यहाँ पे कितनी है, जो भी ये लिख लो, ZMP A माइनस ZMN माइनस में MZA, ठीक है। तो ये होगी हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सी स्क्वायर भी है भाई, तो ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या है, एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए, और जो ये एनर्जी है ये है सारे न्यूक्लियन को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये ग्राफ है भाई जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं, लास्ट ईयर में भी आए हैं, और मैं करो मतलब इनको तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें ग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिया है, मास नंबर लिया है, और जो हमारी ये है वाई एक्सिस है वहाँ पे हमने क्या लिया है, मास नंबर। ग्राफ उल्टा सीधा नहीं बना सकते, मन मर्जी का काम नहीं है। जो इसका ट्रेंड है, सिमुलेशन जो उन्होंने बनाया होगा तो वो कुछ ऐसा ही आया होगा, तो यही याद करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे कि मैम यही क्यों है, इसको ऐसे ऐसे बना दो, ये पिक्स क्यों है, बनाने की नीड नहीं है। नीड है भाई, जो कार्बन है उसको अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा चाहिए है, नाइट्रोजन को कम चाहिए, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो दोनों को बराबर चाहिए, नाराज़ हो जाएंगे वो अगर कार्बन को मिली नहीं, क्योंकि वो निकालेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो, अब ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हीलियम, फिर यहाँ से देखो ट्रेंड है, यहाँ पे फिर ट्रेटियम लगाया हुआ है, यहाँ पे ड्यूटेरियम का है, यहाँ पे आपको पीक पे आयरन दिख रहा होगा, लास्ट में यूरेनियम है। तो यहाँ से कुछ ऐसा ट्रेंड हम फॉलो करते हैं कि ये हमारे हैं लाइट न्यूक्लियाई। क्या हैं, लाइट न्यूक्लियाई। ये हमारे हैं इंटरमीडिएट। जहाँ जहाँ तक कांस्टेंट दिख रही है आपको,
अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक ही होती है। उसके बाद ट्रेंड फिर से डिक्रीज होता है। इनको आप बोल सकते हो हैवी न्यूक्लियाई। ठीक है, हैवी न्यूक्लियाई है, इंटरमीडिएट है, लाइट न्यूक्लियाई है। लाइट न्यूक्लियाई के केस में क्या होगा, फ्यूज़न होगा, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और उन्हें स्टेबल होना है मिलके, तो वो क्या करेंगे, हायर की तरफ जाएंगे तो दो को मिलना पड़ेगा। लेकिन हैवी न्यूक्लियाई को अगर स्टेबल होना है तो उसको क्या करवाना पड़ेगा, फ्यूज़न करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसको बैक आना है और इनके अंदर टूटने के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, फ्यूज़न करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इसका रीज़न होता है। और सबसे मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी होती है, आयरन की होती है। और कितनी होती है, 8.7 मेगावोल्ट। कितनी होती है, 8.7 मेगावोल्ट। कंफ्यूज नहीं होना, कई जगह आपको 8.8 भी मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स यूज़ करोगे, अगर 8.7 8.8 दोनों ऑप्शन में दिए तो 8.7 के साथ जाना, क्योंकि ये NCERT के साथ है। उसके बाद एवरेज की अगर बात करें, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है, 8 मेगावोल्ट की। तो ध्यान रखना, एवरेज 8 मेगावोल्ट की है और जो आयरन की है वो 8.7 मेगावोल्ट की है। तो इस ग्राफ से इतने ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो इसको ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट आती है हमारी न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है। कूलम्ब फोर्स हम पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ चुके हैं। थर्ड टाइप की अब आती है न्यूक्लियर फोर्स, जिसके साथ हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज अपने आप है, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, इतना सा, इससे भी छोटा। ये देखने में छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसमें भी 3-4 एटम के न्यूक्लियाई आ सकते हैं। ठीक है, तो उसका ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 10⁻12 to 10⁻14 के ऑर्डर का होगा आई थिंक। तो शॉर्ट रेंज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो थोड़ी सी जगह में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। चार्ज के इंडिपेंडेंट है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज ही नहीं है, फिर भी फोर्स लग रही है। कूलम्ब फोर्स होती तो लगती ही नहीं, या फिर रिपेल करती इसको, क्योंकि रिपल्शन है, अट्रैक्शन का तो पॉसिबल ही नहीं है। स्ट्रॉन्गर देन, यहाँ पे क्या आएगा हमारा कूलम्ब फोर्स। ठीक है, खुद से खुद ज़्यादा कैसे होगी, ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे कूलम्ब फोर्स आएगी। कूलम्ब फोर्स से क्या होती है, ग्रेटर होती है, बहुत ग्रेटर होती है, छोटी चीज़ नहीं है कि ये है कि 10-10 मल्टीपल है, बहुत सारे मल्टीपल होते हैं। उसके बाद एट ए डिस्टेंस ऑफ लेस देन 0.7 फर्मी दिस फोर्स बिकम्स रिपल्सिव। जैसे ही हम इसके ऑर्डर में आते हैं 0.7 फर्मी, तो ये कैसी हो जाती है, रिपल्सिव हो जाती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचने की कोशिश करता है। कूलम्ब की जो रिपल्सिव फोर्स है वो वहाँ पे क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे वीक पड़ जाती है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी।